आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित। आज लेक्चर नंबर अगला क्रम 5वां नंबर है और उस क्रम में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके आगे के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी प्रश्नावली चल रही है 1.1। उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे। आज की क्लास में हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे। 5वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, पहले सभी लोग ध्यान से प्रश्न को सुनते हैं। प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए। क्या करना है? जांच करना है। क्या जांच करना है? तो क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है ना। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 5वां नंबर प्रश्न है जांच कीजिए जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। देखिए आइए पहले चर्चा करते हैं, है ना। हल करने के पहले हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमें ये पता है कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि दी गई जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 होना चाहिए। यदि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या 5 आती है तो दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करेंगे, लिखेंगे कि यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कैसे लिखेंगे, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होने, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, अंक 0 पर समाप्त होगा, तो वह 5 से विभाज्य होगी। किंतु सब लोग देखते हैं, देखिए हमारे प्रश्न में क्या देके रखा है, 6 की पावर n। ठीक है ना। अब देखिए 6 की पावर n को यदि हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो इस 6 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो निरूपण होगा तो 2 × 3 और इसकी पावर n लगी है तो n होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि जो संख्या 6 की पावर n है वह संख्या केवल 2 और 3 से विभाजित होती है। 2 और 3 के अतिरिक्त
किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, 6 की पावर n जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 कहीं भी नहीं आ रहा है, और जब इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 नहीं आएगा तो दी गई संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आइए लिखते हैं। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, देखते हैं क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं। 5 इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त नहीं होता, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यह सिद्ध होता है कि 6 की पावर n के लिए प्राकृत संख्या n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। एक बार और फिर से देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा प्रश्न कहा, क्या कहा कि जांच कीजिए कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने लिया कि यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो तो उसे 5 से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो संख्या 6 की पावर n थी वह 5 से विभाजित नहीं हो रही है। 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 2 और 3 प्राप्त होता है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो 6 की पावर n जो है वो केवल जब उसके 2 अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं तो 2 और 3 के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, और जब 2 और 3 के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी तो हम लोग यहां से बता रहे हैं कि संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या को 5 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहां जब 5 आ ही नहीं रहा है तो यहां से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यह सिद्ध हो जाता है कि यदि गुणनखंड के रूप में 5 प्राप्त नहीं होगा तो दी गई संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में पूछा जाता है, हमारे पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें केवल यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि दी गई संख्या जो होगी यदि उसके गुणनखंड के रूप में 5 प्राप्त हो जाए तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन यदि 5 के अतिरिक्त यहाँ गुणनखंड में कुछ और संख्याएं प्राप्त हो रही हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर?
इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, आइए उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अगला प्रश्न उदाहरण का क्वेश्चन है। क्या कहता है, इसी प्रकार का जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जिस प्रकार यहां संख्या 6 की पावर n बोला था, उदाहरण के एक प्रश्न से लेते हैं और वहां पे लिखा है कि संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। सेम कंडीशन यहां भी हम लोग लिखेंगे कि यदि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो तो उसे 5 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजित होना चाहिए। किंतु अब देखिए जो संख्या हमारी 4 की पावर n है, तो क्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 आता है? तो आइए हम चेक करते हैं। तो 2 इंटू 2 की पावर n, 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 2 है। 4 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो रही है और इसके अंक 0 पर समाप्त होने के लिए कंडीशन क्या लिखी हुई है कि उससे 5 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है। 2 और गुणे 2 बराबर होता है 4। जब इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 नहीं आएगा तो दी गई संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। और इसकी पुष्टि कहां से होगी? तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यह सिद्ध करती है कि यदि उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या 5 प्राप्त नहीं हो रही है तो दी गई संख्या के जो अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकते। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 2 प्राप्त होता है। केवल 2 प्राप्त होता है जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए समाप्त होने के लिए उसे 5 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजित होना चाहिए। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यह सिद्ध करती है
यह सिद्ध करती है कि 4 की पावर n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये हमारे उदाहरण का क्वेश्चन था, है ना, ये है उदाहरण का क्वेश्चन, लेकिन पेपर के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ भी नहीं है, हमें केवल इतना याद रखना है कि जो भी संख्या पूछे, यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें 5 प्राप्त हो जाए या वह संख्या 5 से विभाजित हो जाए तो अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि दी गई संख्या 5 से विभाजित नहीं होती या जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 प्राप्त नहीं होता तो दी गई संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना। आइए हम प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या है। सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ें और अधिक से अधिक रिवीजन करते रहें और जो भी समस्याएं डेली का डेली अपना डाउट क्लियर करते रहें, जिससे निरंतर हम अपने पाठ्यक्रम पे आगे बढ़ते रहें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। 6वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और क्या है संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है। देखिए हम लोग शुरुआत की क्लास में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर है ना। अब प्रश्न बोल दिया, हमको संख्या दे दिया। देखिए पहले आइए हम हल पे चर्चा करते हैं। यदि दी गई संख्या के 3 गुणनखंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो संख्या भाज्य होगी। आइए पहली संख्या के बारे में बात करते हैं। पहली संख्या देखते हैं। पहली संख्या हमारी क्या है। पहली संख्या देखिए क्या दिया हुआ है, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इसको हम हल करते हैं और देखते हैं। देखिए ऐसा क्या है, ये हमारा पहला पद है और यहाँ प्लस लगा है तो ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों में ऐसा क्या है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। जो दोनों जगह होगा उसे हम कॉमन करेंगे। देखिए दोनों जगह कौन मिल रहा, 13। जब 13 को कॉमन कर लिए तो 7 गुणे 11 गुणे 1 धन कितना बचा, 1। इसी को हम आगे ले चलेंगे तो हो जाएगा 13 और यहां से देखिए 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77 होता है और 77 में 1 जोड़ दें तो कितना होता है, 78 होता है। इसी को यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 13 और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 6। ठीक है ना। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि दी गई संख्या इसके गुणनखंड 1, 6, 13
के रूप में है, के रूप में है, अतः तो यह भाज्य संख्या है, तो यह भाज्य संख्या है। अब देखिए दूसरी संख्या देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या दी गई है? दूसरी संख्या हमारी क्या है? दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन कितना लिखा हुआ है? धन कितना लिखा हुआ है? 5। अब बताइए पहले की तरह यहां पे दोनों में क्या कॉमन है? तो हम देखते हैं कि 5 यहां भी 5 यहां भी, दोनों से क्या कॉमन हो गया? 5। ठीक है ना। अब देखिए क्या बचा। अब जो बचा उसको हम एक क्रम में लिख लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन कितना? 2 गुणे 1 धन 1। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे कि जो हमारा 5 है, यदि हम 7 का 6 से गुणा कर दें तो कितना प्राप्त होता है? 42 प्राप्त होता है। लिख लेते हैं। फिर देखिए 4 में 3 का किए तो 12 और 12 दूनी कितना होता है? 24 प्राप्त होता है। फिर देखिए अंतिम में क्या लिखा हुआ है? +1। यदि हम 42 में 24 का गुणा कर दें, आइए देखते हैं। 42 में यदि हम 24 का गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, 4 चौको 16 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। यहाँ 8 6 4 10, 8 1 9 1 10 कितना हुआ? तो यहाँ प्राप्त हुआ 5 × 1008 + 1। तो यहाँ कितना हो गया बताइए? तो यहाँ प्राप्त हुआ 5 1009 1009। अब यहां से हम देखते हैं, क्या देखते हैं? यहां से हम लोग ये देखते हैं, क्या देख लेते हैं बताइए? हम लोग देखते हैं कि दी गई संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसके गुणनखंड के रूप में 1 5 1009 प्राप्त होता है। अब बताइए सब लोग, यहां 1 5 1009, तो 1 2 3 कितने गुणनखंड हो गए? 3। और क्या बताए हैं कि ऐसी संख्या जिनके 3 कम से कम 3 गुणनखंड होंगे वो संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या। क्या लिख देंगे? वो प्राप्त होता है अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है ना। आप सभी लोग एक बार फिर से देख लें। हमारा प्रश्न बोला, हमें एक संख्या ये दिया, दूसरी संख्या ये दिया, और पूछा है कि बताइए कि ये संख्या क्या भाज्य संख्या है, यदि है तो क्यों। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको हल किया। यहां देखिए 7 × 11 × 13 धन 13 था। इन दोनों में से 13 को कॉमन कर लिया तो 7 11 1 बचा, यहां धन 13 था तो 1 बचा। यदि 11 का 7 से गुणा किया तो 77 होता है, 1 जोड़ दिए तो 78 होता है। 13 में 6 का गुणा करेंगे तो 78 होगा। तो यहां से देखिए 1 13 और 6 3 तो गुणनखंड प्राप्त हुए, और जिस संख्या के 3 गुणनखंड हो जाए तो संख्या भाज्य संख्याएं होती हैं। फिर हम लोग आए दूसरी संख्या की तरफ। दूसरी हमारी ये संख्या थी, इन दोनों में क्या कॉमन हुआ? 5। इन दोनों को पूरे गुणा किया तो कितना है? 1009। और यहां से देखा कि 5 1009 दो संख्याएं हुई और 1 से तो विभाजित होना तय है, सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। तो जब 3 गुणनखंड जैसे ही हमें मिले तो दी गई संख्या कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। क्यों हो गई? क्योंकि इसके भी 3 गुणनखंड हैं, इसके भी 3 गुणनखंड है, अर्थात दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, और जिसकी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए दी गई संख्या कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है ना।
आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं पहली प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। अब अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? पहली प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। आइए क्वेश्चन लिखते चलते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो पूछा क्या है? तो मान लीजिए कि वो दोनों मान लीजिए कि वो दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आइए देखते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हमें क्या बोल रहा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है कि एक
खेल का मैदान है और वह मैदान कैसा है, उसका पथ कैसा है, तो वृत्ताकार है। ठीक है, उस मैदान पर दो लोग सोनिया और रवि क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। किसी एक बिंदु से क्या है, सोनिया चलना प्रारंभ करती है और उसी बिंदु से उस एक ही दिशा में रवि भी चलना प्रारंभ करता है। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, जबकि उसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट का ही समय लेता है। तो प्रश्न हमसे पूछा है कि यदि दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किए हैं तो आखिर वो कितने मिनट बाद एक ही प्रारंभिक बिंदु पे आकर के मिलेंगे। जहां से चलना प्रारंभ किए तो उस बिंदु पर वो कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए, दोनों साथ साथ तो चल नहीं रहे हैं, चलना एक बिंदु से प्रारंभ किए हैं एक दिशा में। यदि वो पूरे टाइम एक साथ चलते तो वहां HCF होता, लेकिन केवल एक दिशा में चलना प्रारंभ किए हैं लेकिन साथ साथ चल नहीं रहे हैं। जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो उस स्थिति में हम निकालते हैं एलसीएम। तो यहां से हम लिखेंगे एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का। 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग पढ़ चुके हैं कि 12 और 18 को पहले उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। यदि हम 12 को लिखना चाहें तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 × 3 की घात 1। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या हमारी 18 है, 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं 18 बराबर 2 की घात 1 × 3 की घात 2। अब हम लोग पिछली क्लास में बिल्कुल डिटेल से इस बात पर चर्चा किए थे कि यदि दी गई प्रत्येक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होती है उसे HCF के लिए यूज करते हैं, लेकिन दी गई प्रत्येक संख्या के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होती है जब उसे लेते हैं तो वहां पे एलसीएम का होता है। याद देखिए 12 और 18 की जो सबसे पहले देखते हैं कि 2 है, 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है। ये छोटी घात है, ये बड़ी घात है। हम एलसीएम निकाल रहे हैं इसलिए क्या लेंगे, उस अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात वाले पद को लेंगे। बड़ा पद क्या है हमारा, यहां से हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिख लेते हैं कि एलसीएम किनका एलसीएम ले रहे हैं, 12 का और 18 का। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे, अब देखिए 3 की बड़ी घात कौन है, तो 3 की घात 2। तो इसी को हम लोग आगे लिखेंगे, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, और 9 में 4 के यदि हम गुणा कर दें तो 36 होता है। यहां हम लोग पहले ऐसे लिख लेंगे और लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर ठीक है ना। आज से 10वीं क्लास के पहले चैप्टर की जो पहली प्रश्नावली है वो पूरी होती है। आप लोगों को पहले प्रश्नावली में जो संबंधित उदाहरण हैं, जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं, लगभग सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। आप लोगों को अभी भी किसी प्रश्न में किसी प्रकार का थोड़ा भी डाउट है, आप लोग उसे पूछ सकते हैं। आप अपने डाउट अधिक से अधिक पूछने का प्रयास करें और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से कई बार लगाने का प्रयास करें। यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या हो तो मैसेज में, कमेंट में या डायरेक्ट मिल करके भी आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम अगली क्लास 1.2 पे चर्चा अगले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।